दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के 3 लालों में से एक लाल चौधरी देवीलाल। दोस्तों हरियाणा की राजनीति 3 लालों के आसपास घूमी है और आज तक भी 3 लालों के परिवार के इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति रही है। उसमें से जो सबसे बड़ा परिवार है वो है चौटाला फैमिली, यानी कि ताऊ देवीलाल का परिवार। ताऊ देवीलाल की चर्चा हरियाणा में ना हो, देश की राजनीति में ना हो, फिर वो राजनीति अधूरी है। ताऊ देवीलाल का जो स्थान है राजनीति में और सामाजिक तौर पर उनके परिवार का जो हरियाणा में स्थान है वो बहुत ऊंचा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताऊ देवीलाल के परिवार के बारे में। कौन कौन देवीलाल के परिवार में आज राजनीति में सक्रिय है, कितना बड़ा ये राजनीतिक तौर पर परिवार है, कितनी बड़ी देश की राजनीति में ये परिवार ताकत रखता है, इसके बारे में आप जानेंगे। वैसे आप वाकिफ हैं, चौधरी देवीलाल से कौन वाकिफ नहीं है भला, और उनके परिवार से कौन वाकिफ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे चौधरी देवीलाल की राजनीति से जुड़े हुए किस्से बताने की, चौधरी देवीलाल के परिवार से कौन कौन आज की राजनीति में सक्रिय हैं, किन किन दलों में हैं और किन किन पदों पर हैं, आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। और हरियाणा की राजनीति में चौधरी के परिवार की अहमियत क्या है, क्या दबदबा है, क्या रुतबा है। आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जिस चौटाला गांव से ये परिवार ताल्लुक रखता है, 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इस एक गांव से, इस एक परिवार से 5 विधायक चुने गए थे। तो अपने आप में कितनी बड़ी बात उस गांव के लिए होगी, कितनी बड़ी बात समाज के स्तर पर होगी और कितनी बड़ी बात परिवार के लिए होगी। भले ही वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में हो, लेकिन 5-5 विधायक एक ही परिवार से हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चौधरी देवीलाल का जन्म ब्रिटिश भारत में 25 सितंबर 1914 को हुआ था। चौधरी देवीलाल जब 15 साल की उम्र के थे तो वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। सन 1930 में जब राष्ट्रीय बापू महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में भी चौधरी देवीलाल अपने आप को शामिल करते हैं, वो जेल भी जाते हैं। 1938 में चौधरी देवीलाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 1942 में देवीलाल भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 2 साल जेल में भी रहे। दोस्तों ये तो बात हो गई आजादी के पहले की। अब हम बात करते हैं आजादी के बाद में जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। उस समय चौधरी देवीलाल संयुक्त पंजाब विधानसभा के विधायक चुने गए थे। विधानसभा पहुंच करके चौधरी देवीलाल ने भाषा के आधार पर अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग रख दी। 1957, 1962 दोनों ही चुनाव में चौधरी साहब विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचे और जब नया राज्य हरियाणा अस्तित्व में आया तो उस समय के मुख्यमंत्री बंसी लाल, यानी कि हरियाणा के एक और लाल, उनसे ताऊ देवीलाल के बीच में कुछ राजनीतिक तौर पर खटपट हो गई और मतभेद इतने गहरे हो गए कि जो 1968 में मध्यवर्ती चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने देवीलाल का टिकट काट दिया और जब देवीलाल का टिकट कटा तो ताऊ का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। 1971 में कांग्रेस पार्टी से ताऊ ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया और 1972 यानी अगले ही विधानसभा चुनाव में ताऊ देवीलाल, जो दूसरे 2 और लाल थे जिनकी कांग्रेस पार्टी में तूंती बोला करती थी, बंसी लाल और भजन लाल, दोनों के खिलाफ चौधरी देवीलाल आदमपुर से भजन लाल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तोसाम से बंसी लाल के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दोनों ही जगह से चौधरी देवीलाल वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। और जब दो जगह से किसी बड़े नेता की हार हो जाए तो उसे राजनीति से दूरी बना लेता है और चौधरी देवीलाल ने भी कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बना ली। मगर साल आता है 1974, सरकार किसानों से जोरा मर्जी गेहूं खरीद रही थी, किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान सरकार को सरकार के मुताबिक दामों पर गेहूं देने को राजी नहीं थे, लेकिन सरकार जोर जबरदस्ती कर रही थी। तब चौधरी देवीलाल एक बार पुनः सक्रिय होते हैं, किसानों का नेतृत्व करते हैं और उस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, यानी कि राजनीतिक तौर पर चौधरी देवीलाल पुनः राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े थे। 1975 के समय जब आपातकाल था, आंदोलन चल रहा था देश भर में, उस आंदोलन में भी चौधरी देवीलाल सक्रिय थे और 1977 में जो चुनाव हुए, जनता पार्टी के नेता के तौर पर चौधरी देवीलाल हरियाणा के बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आए। 1977 से 1979 तक राज्य के पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर 1987 में दूसरी बार चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1999 से लेकर के 1991 तक चौधरी देवीलाल देश में वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार के समय उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे। 1999 के चुनाव में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा की रोहतक और राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से चुनाव जीते, 2 जगह चुनाव लड़े थे और सीकर से उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे बलराम जाखड़,
उनको चुनाव हरा करके ये लोकसभा पहुंचे थे। और बाद में क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो किसी एक सीट को इन्हें छोड़ना था, इन्होंने रोहतक सीट को छोड़ना मुनासिब समझा और रोहतक सीट को छोड़ने के बाद कभी भी वो दोबारा रोहतक से चुनाव नहीं जीत पाए। 1991, 1996 और 1998 3 चुनाव उन्होंने लगातार रोहतक से लड़े, लेकिन तीनों ही चुनाव में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों, चौधरी देवीलाल चौटाला के 4 बेटे हुए थे, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला और जगदीश सिंह चौटाला। अब हम चौधरी साहब की जो ये विरासत राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही थी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि चौधरी साहब अपनी विरासत रणजीत सिंह चौटाला को देकर के राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस समय इनेलो में सक्रिय ओम प्रकाश चौटाला को देवीलाल अपनी राजनीतिक विरासत सौंप देते हैं। अब हम बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, जो हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी साहब के सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला और हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री, इनकी राजनीतिक यात्रा और व्यक्तिगत जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, काफी सुर्खियों वाला रहा है। 90 साल की उम्र है, अभी भी लगे हैं कि इनेलो को दोबारा से हरियाणा में खड़ा किया जाए, दोबारा से जो ताकत कभी इनेलो के पास हुआ करती थी उसको हासिल किया जाए। अब इस प्रयास में, इस उम्र में चौटाला साहब कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाले दिनों में हरियाणा की जनता बता देगी। ओम प्रकाश चौटाला, एक बार क्या होता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इन पर एक आरोप लगता है, इल्जाम लगता है कि ये सोने की घड़ी, जो सोने से गोल्ड से बनी हुई घड़ी है, उनके स्मगलिंग का आरोप ओम प्रकाश चौटाला पर लगता है। और जब यह आरोप लगा था तो ताऊ देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को घर से निकाल दिया था, मगर जब उत्तराधिकारी घोषित करने की बारी आई तो उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ओम प्रकाश चौटाला ने सन 1968 में अपने राजनीतिक विरासत की शुरुआत की थी, राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। पहले ही विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला को हार का मुंह देखना पड़ा था और ठीक 1 साल बाद ओम प्रकाश चौटाला विधायक बन जाते हैं। 2 दिसंबर 1999 को प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला शपथ लेते हैं, लेकिन ये अपनी सरकार 5 महीने ही चला पाए थे। उस समय एक विधानसभा सीट हुआ करती थी महम, उस पर उपचुनाव हुआ था, बूथ कैप्चरिंग के आरोप इन पर लगे थे और उसके बाद में इन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 12 जुलाई 1990 को फिर से ये दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, क्योंकि अब तक उस महम उपचुनाव की जांच चल रही थी। इसमें फिर से यह साबित हो जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बूथ कैप्चरिंग करवाई और वो केवल 5 दिन दूसरी बार सीएम रहते हैं, फिर से इस्तीफा दे देते हैं। अब दिन आता है 22 मार्च 1991, तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। इस बार भी इनका कार्यकाल कोई खास लंबा चला नहीं, केवल 14 दिन ये राज्य की सरकार के मुखिया रहे। 14 दिनों के बाद ये विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, राज्यपाल ने इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब साल आता है 1999 का, भाजपा के सहयोग से चौथी बार सूबे के ये मुख्यमंत्री बनते हैं। साल 2000 में जब राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उन्हें स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और 5वीं बार ये हरियाणा के सीएम बनते हैं। इन्हें पहली बार मौका मिल रहा था कि ये राज्य में 5 साल सरकार चलाए। जब 2005 का विधानसभा चुनाव आया तो ओम प्रकाश चौटाला अपने कराए गए विकास कार्यों के दम पर चुनाव मैदान में गए, लेकिन उस चुनाव में इनकी पार्टी बुरी तरह से वो चुनाव हार गई। इनके ऊपर एक टीचर्स भर्ती घोटाले का आरोप लगा, बड़ा आरोप लगा, जांच हुई, आरोप सिद्ध हुए। 2013 में ओम प्रकाश चौटाला और इनके बेटे अजय चौटाला, इन दोनों को 10 साल की सजा हुई। चौधरी देवीलाल के दूसरे बेटे, जिनका नाम रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला ने ज्यादातर समय में राजनीतिक तौर पर ओम प्रकाश चौटाला से हमेशा से दूरी बना करके रखी। कभी रणजीत सिंह चौटाला को देवीलाल की विरासत का उत्तराधिकारी समझा जाता था, लेकिन जब ताऊ ने अपनी विरासत ओम प्रकाश चौटाला को सौंपी तो इधर रणजीत सिंह चौटाला ने इनेलो से दूरी बना ली, किनारा कर लिया और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सिरसा के रैया विधानसभा क्षेत्र से वो 2 बार चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में वो रैया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन इस बार वो विधानसभा पहुंच पाने में कामयाब हो गए, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो रणजीत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंपा, उन्हें समर्थन दिया और बदले में मंत्री पद इन्हें मिला। इनके 2 बेटे थे, एक का देहांत हो चुका है, दूसरे का नाम गगनदीप है, जो अभी फिलहाल राजनीति में है नहीं। हरियाणा की राजनीति के चौटाला परिवार के बड़े चेहरे के तौर पर अब फिलहाल की राजनीति में सक्रिय हैं, उनका नाम है अजय सिंह चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं, वर्तमान में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता है। वे भी राजस्थान की दाता रामगढ़ और नोहर विधानसभा सीट से कभी विधायक रहे हैं। हरियाणा के 2 बार विधायक राजस्थान से रहे हैं।
1999 में भिवानी लोकसभा सीट से ये सांसद चुने गए थे। इसके बाद में 2004 में ये हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2009 में डबल से विधायक चुने गए और टीचर जेबीटी घोटाले में पिता ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ ये भी आरोपी थे, इन्हें भी 10 साल की सजा हुई। और अजय चौटाला की खेल प्रबंधक के तौर पर भी इनकी गिनती होती है, इनको जाना जाता है। ये भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अजय चौटाला अपने 10 साल की जो सजा इन्हें हुई थी वो 10 साल की सजा पूरी करके फिलहाल बाहर हैं, जेजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। दुष्यंत चौटाला का सहारा बने हैं, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अजय सिंह चौटाला की पत्नी है नैना चौटाला। ये चौधरी देवीलाल फैमिली की पहली महिला थी जिन्होंने सक्रिय राजनीति में अपना कदम रखा। पति के जेल जाने के बाद में इन्हें राजनीति में आना पड़ा। 2014 में नैना चौटाला डबवाली विधानसभा सीट से चुन करके विधायक बनी थी। और 2018 में चौटाला परिवार में जब फूट पड़ गई, 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, भिवानी की बाढ़डा विधानसभा सीट से नैना चौटाला दोबारा से विधायक चुनी गई और अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ विधानसभा पहुंची। अब वर्तमान चौटाला परिवार के राजनीति के जो स्टार हैं दुष्यंत चौटाला, उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी जेल जा चुके थे, अजय सिंह चौटाला भी जेल जा चुके थे, तो इन्हें लोगों को संभालने के लिए अब दुष्यंत को आगे आने पड़ा अपनी मां का साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए। दुष्यंत चौटाला ने जब विरासत संभाली राजनीतिक तौर पर, तो साल था 2014 का, और 2014 में मोदी की पूरे देश भर में आंधी चल रही थी, मोदी की पूरे देश भर में सुनामी चल रही थी। और इस आंधी में अपने आप को राजनीतिक रूप से खड़ा कर पाना बहुत बड़ी चुनौती थी दुष्यंत चौटाला के सामने। ये हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। उस समय उस लोकसभा में ये सबसे युवा विधायक के तौर पर चुन करके जाते हैं। और अब 2018 में 2019 के चुनाव से 10 महीने पहले इन्हें लोग 2 दड़ों में डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद में दुष्यंत चौटाला एक पार्टी का गठन करते हैं अजय सिंह चौटाला के साथ में मिलकर के, जिसका नाम रखा जाता है जेजेपी। और 2019 के चुनाव में परिणाम कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है और महज 31 साल की उम्र में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। दुष्यंत चौटाला के एक और छोटे भाई हैं जो चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। जेजेपी की जो पार्टी की युवा विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेजेपी के महासचिव हैं और अच्छी खासी हरियाणा में राजनीतिक तौर पर पकड़ रखते हैं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो भाषण शैली है इनकी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है हरियाणा में। अब ओम प्रकाश चौटाला के जो दूसरे बेटे हैं अभय सिंह चौटाला, उनके बारे में बात करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जेल जा रहे थे तो राजनीतिक विरासत सौंपने की बारी आई, तो इन्होंने बड़े बेटे अजय सिंह को ना सौंप करके अभय सिंह चौटाला को अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। अभय सिंह चौटाला वर्तमान में इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पार्टी की पूरी कमान इन्हीं के हाथ में है। इन्होंने भी अपनी जो सियासत की शुरुआत थी वो चौटाला गांव से ही की है। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि इनके पीछे जो चौटाला लगता है, ये चौटाला कोई जाति नहीं है, सरनेम नहीं है, बल्कि चौटाला एक गांव का नाम है जिस गांव से ये पूरा परिवार संबंध रखता है। इनकी शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी। चौटाला गांव से ये उप सरपंच का चुनाव जीत करके इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। 2000 में सिरसा जिले की रोडी विधानसभा सीट से ये चुनाव जीत करके विधायक बने। 2005 में सिरसा जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में 2009, 2014 और 2019 विधायक चुने गए। आपको बता दें कि 2019 में इनेलो का एकमात्र विधायक चुने गए थे, वो थे अभय सिंह चौटाला। अभी 5 बार इस पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला की विरासत इस तरह नीचे गिर जाएगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब उस खोई हुई राजनीतिक ताकत को पुनः हासिल करने के लिए अभय सिंह चौटाला जोर लगा रहे हैं और 90 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला भी जी जान से जुटे हैं कि वो दिन दोबारा देखे जाए। अभय सिंह चौटाला की पत्नी है कांता चौटाला, वो भी राजनीतिक रूप में सक्रिय रूप से उतर आई है। 2016 में वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ती है, लेकिन अभय सिंह के चचेरे भाई आदित्य चौटाला इनके सामने होते हैं और आदित्य चौटाला वो चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि इनेलो का जो महिला मोर्चा है, महिला विंग है, उनकी कमाल इन्हीं के हाथ में है। अभय और कांता चौटाला के बेटे हैं करण चौटाला। जब अभय सिंह चौटाला हरियाणा में पदयात्रा कर रहे थे तो उसमें इनकी अच्छी खासी भूमिका थी, पूरा मैनेज ये कर रहे थे उस पदयात्रा को। 2016 में ये जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और 2022 में सिरसा जिला परिषद के ये चेयरमैन बनते। 2018 का वो साल था। ताऊ देवीलाल की विरासत को संभाल रहे लोगों के बीच में फूट पड़ जाती है। जिंद में एक रैली थी इनेलो की, जिसमें अभय सिंह चौटाला भी थे, दिग्विजय सिंह चौटाला भी थे, दुष्यंत चौटाला भी थे और उस रैली में दुष्यंत के पक्ष में नारे लगते हैं। और 2019 क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले थे और लोग
ये मांग कर रहे थे कि दुष्यंत चौटाला को इनेलो मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करे। ताऊ देवीलाल की विरासत को आगे कौन लेकर के जाए, जनता चाहती है कि वो नाम दुष्यंत चौटाला का हो। और जब इस प्रकार की चीजें हुई तो वहां इन तीनों के बीच में बड़े मंच पर तकरार हो जाती है और उसके बाद में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला इनेलो को छोड़ करके नई पार्टी का गठन करते हैं। 2019 के चुनाव से महज 10 महीने पहले अस्तित्व में आई जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में आती है और डिप्टी सीएम के तौर पर दुष्यंत चौटाला सामने आते हैं। तो दोस्तों ये थी हरियाणा के 3 लालों में से एक लाल चौधरी देवीलाल के परिवार के, चौधरी देवीलाल के कुनबे की कहानी। इस तरह से कितना बड़ा ये परिवार है, राजनीतिक तौर पर यह परिवार कितनी बड़ी ताकत रखता है, राजनीतिक तौर पर परिवार हरियाणा में कहां कहां ये फैल चुका है। बहुत सारी सीटों पर इस परिवार ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है। मैंने वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो जिस गांव से ये परिवार संबंध रखता है, जिस गांव से ये परिवार ताल्लुक रखता है, इस परिवार के 5 विधायक चुने गए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी परिवार के 5 विधायक का चुना जाना, 90 विधानसभा की असेंबली है जिसमें 5 विधायक केवल और केवल चौटाला फैमिली के थे, केवल और केवल ताऊ देवीलाल की परिवार के थे। भले ही वो राजनीतिक तौर पर अलग अलग पार्टियों से हो, लेकिन परिवार के तौर पर 5 की गणना साथ में होती है। तो दोस्तों इस परिवार के बिना हरियाणा की राजनीति पर बात करना, इस परिवार की चर्चा किए बिना हरियाणा की राजनीति में आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव सा है, ना तो पहले कभी संभव हुआ है। और जिस तरह से ये परिवार राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ये परिवार हरियाणा में राजनीतिक तौर पर तो ताकत एकत्रित कर रहा है, आने वाले समय में भी इस परिवार को इग्नोर कर करके हरियाणा की राजनीति पर बात करना बिल्कुल असंभव सा है। हरियाणा की राजनीति को समझना इस परिवार को बिना समझे असंभव सा है। जब जब हरियाणा की राजनीति पर बात होगी, चौधरी देवीलाल के परिवार पर बात होगी, क्योंकि यह परिवार पहले चुनाव से लेकर के आज तक हर चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता आया है, लोकतंत्र के इस महा उत्सव में अपने आप को शामिल करता आया है। तो दोस्तों ये थी चौधरी देवीलाल के परिवार की कहानी, चौधरी देवीलाल के कुनबे की कहानी। आपने जाना कि चौधरी देवीलाल का कुनबा आज कितना बड़ा हो चुका है, राजनीतिक तौर पर कितनी ताकत है इनके पास। दोस्तों आने वाले दिनों में इसी चुनाव को लेकर के हम बात करेंगे और बात करेंगे चौधरी भजनलाल के बारे में, हरियाणा का एक और लाल जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमी, उन्होंने कैसे अपने आप को हरियाणा में स्थापित किया, किस तरह वो हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री बने, उनकी कहानी भी बड़ी रोचक है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में साझा करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।